हेलो स्टूडेंट्स, टीचिंग और मैथमेटिक्स का जो हमारा टॉपिक चला हुआ है टीचिंग मैथमेटिक्स के बारे में, उसके अंतर्गत हम आज मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड्स एनालिटिक एंड सिंथेटिक मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स करने जा रहे हैं। देखो बच्चों, जैसे कि हमने लास्ट डे इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड के बारे में पढ़ा था, तो वैसे ही ये जो मेथड हैं एनालिटिकल एंड सिंथेटिक मेथड, ये दोनों क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेथड हैं। ये दोनों मेथड क्या हैं, कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर है, मतलब एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। एक दूसरे के बिना कोई भी पूरा नहीं है। तो सबसे पहले हम एनालिटिक मेथड की बात कर लेते हैं कि एनालिटिक मेथड क्या होता है। जो एनालिटिक शब्द है हमारा, ये एनालिटिकल वर्ड से निकला है, जिसका मतलब होता है कि समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटना, मतलब समस्या को तोड़ना। ठीक है ना। समस्या के भिन्न भिन्न पक्षों को तोड़कर उसका बारीकी से अध्ययन करना ही विश्लेषण कहलाता है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं एकत्रित वस्तुओं को अलग अलग करना, टू सेपरेट द थिंग्स which are together or breaking the things in smaller parts। तो एनालिटिक शब्द तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, टू सेपरेट द थिंग्स विच आर टुगेदर, जो इकट्ठे हैं, मतलब उन चीजों को क्या करना है, हमने सेपरेट करना है, तोड़ना है, ब्रेक करना है। थिंग्स विच आर स्मॉलर इन स्मॉलर पार्ट, जो थिंग्स को स्मॉलर पार्ट में ब्रेक करना, तोड़ना ही क्या है, विश्लेषण कहलाता है। ये जो विधि है ये हमारे पास अननोन टू नोन की तरफ क्या होती है, फॉलो करती है, अग्रसर होती है। मतलब कहने का है, इस विधि में हम क्या करते हैं, जो बात हमने सिद्ध करनी होती है वो क्या है, उससे ही हम स्टार्ट करते हैं। जो अननोन है हमारे पास, उससे ही हम स्टार्ट करेंगे, और जो हमारे पास पहले से दिया गया है या जो पहले से हमारे पास ट्रू है उस तक हम पहुंच जाते हैं। ठीक है ना। तो अगर जो पहले से ही दी गई बात सत्य है, तो ये जो ऑटोमेटिकली जो हमें सिद्ध करना होता है वो चीज भी क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो, इफ वी हैव टू प्रूव A is true, और हमारे पास दिया गया है कि B is true, तो हम क्या करेंगे, we are going to start from here। हम A से स्टार्ट करेंगे कि ये जो कि हमने सिद्ध करना है, जो हमने प्रूव करना है, जो हमारे पास अननोन है, उससे ही हम स्टार्ट करेंगे, और इसको ऐसे तोड़ेंगे, ऐसे इसको एनालाइज करेंगे कि हम कहां तक पहुंच जाएंगे, B तक पहुंच जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि B इज ऑलरेडी क्या है, ट्रू है, तो इसलिए A B क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाता है। इस मेथड का हम उपयोग ज्यादातर रेखा गणित में करते हैं। थ्योरम वगैरह प्रूव करने हो हमने, उसमें हम इस मेथड का ज्यादा उपयोग करते हैं, एनालिसिस का। अब देखो बच्चों, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, इफ वी हैव गिवन दैट A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D। यदि हमारे पास दिया गया है, यदि A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D, ये क्या है, हमारे पास दिया है, ये ट्रू है, तो सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना है हमने, AC प्लस 4B स्क्वेयर अपॉन BC इज इक्वल टू C स्क्वेयर प्लस 4BD अपॉन BC। तो ये हमारे पास दिया गया है कि यदि हमारे पास A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D के बराबर है या ट्रू है, तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो क्वांटिटी है ये भी क्या होगी, ट्रू होगी। तो हम क्या करेंगे, B प्रोसीड्स फ्रॉम टू द अननोन टू नोन, मतलब अज्ञात से ज्ञात की तरफ हम चलेंगे। तो हमारे पास अज्ञात क्या है, यहाँ पर अज्ञात हमारे पास ये है, तो हम क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। एनालाइज कैसे करेंगे, हम इसमें देखेंगे कि क्या हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज हैं जो क्या हो सकती हैं, कट सकती हैं या गुणा भाग हो सकती हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर जब क्वांटिटी हमारे पास
सी यहाँ पर कॉमन है तो सबसे पहले यही हमारे पास कट जाती है। फिर हम क्या करेंगे, इसकी बज्जर गुणा करेंगे, आमने सामने की हम गुणा करेंगे। हमारे पास क्या रहता है फिर DAC प्लस 4B स्क्वायर D इक्वल टू C स्क्वायर B प्लस 4B स्क्वायर D। ये हमारे पास आ जाएगा। फिर हम देखेंगे कि क्या इनमें दोनों में दोबारा से कॉमन आ रहा है। हमारे पास ए वाली क्वांटिटी है, ये क्या है दोनों तरफ कॉमन है, तो ये भी क्या हो जाती है, कट हो जाती है। और क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ पर, ये वाली ए क्वांटिटी इससे कट जाती है। फिर हमारे पास क्या बच जाता है, AD इज इक्वल टू CB। इसको हम तो कैसे अरेंज कर सकते हैं हम, A अपॉन B इक्वल टू C अपॉन D, जो कि ऑलरेडी हमारे पास क्या है, दिया गया है। ठीक है ना, ये ऑलरेडी हमारे पास दिया गया है कि इट इज ट्रू, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ये है बच्चों एनालिटिकल मेथड, एनालिसिस मेथड। मतलब जो हमने सिद्ध करना है उसी को हम तोड़ेंगे, उसी को हम विश्लेषित करेंगे कुछ इस तरीके की कि हम पहुंच जाएंगे वहां पर जो कि हमारे पास ऑलरेडी दिया गया है। ठीक है ना, और वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाता है। और भी हमारे पास एग्जांपल है, मान लो प्रूव करना है हमने साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इस चीज के बराबर हमने क्या करना है, इसको प्रूव करना है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड को हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड के बराबर हमने प्रूव करना है। एनालिटिकल मेथड तो कैसे हम करेंगे, हम इसमें देखेंगे कि कौन सी साइड ऐसी है जिसको हम तोड़ सकते हैं, जिसको हम एनालाइज कर सकते हैं। तो वो है हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं इसको हम, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, फर्दर दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के बराबर होता है, जो इसके बराबर हमारे पास यहाँ पर आ गया है। अब इसकी क्वांटिटी हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो ये क्वांटिटी किसके बराबर हो जाएगी हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, अब दोबारा हम इसको साइन स्क्वायर थीटा है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इस फॉर्मूले से हम दोबारा कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और इस चीज को हमने यहाँ पर क्या करना है, पुट कर देना है, 1 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो किसके बराबर आ जाएगी, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगी, जो क्या है, राइट हैंड साइड के बराबर है, जो हमारे पास यहाँ पर जो दिया गया है। तो मतलब कहने का है कि इस मेथड से हम ऐसे इसको कर सकते हैं, एनालिटिकली हम इसको कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। इस वाले पार्ट को, लेफ्ट हैंड साइड को हम एनालिसिस मेथड से तोड़ेंगे कुछ इस तरीके से कि वो दूसरी साइड के क्या बराबर आ जाए। ठीक है ना, और भी हमारे पास एग्जांपल जैसे कि आते हैं, मान लो हमने निकालना हो एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, जिसका एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल जो हमें दिया गया है 400 वर्ग मीटर, ये हमारे पास दिया गया है। मतलब एक वर्गाकार खेत का जो क्षेत्रफल है वो 400 वर्ग मीटर के क्या है, बराबर है। और हमने निकालना क्या है कि बाड़ लगाने का क्या खर्चा निकलेगा। तो हम कहां से शुरू करेंगे, हमने क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है बाड़ लगाने का खर्च। ठीक है ना, तो बाड़ लगाने का खर्च के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, खेत का हमें क्या निकालना पड़ेगा, परिमाप निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। वर्गाकार खेत की एक भुजा कैसे निकलेगी, उसके क्षेत्रफल से। मतलब यहां तक हम पहुंच गए, क्षेत्रफल तक हम पहुंच गए, जो कि हमारे पास दिया गया है 400 वर्ग मीटर। तो एक भुजा कितनी आ जाती है हमारे पास, वर्गाकार आकृति की क्या होता है हमारे पास, क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास, भुजा गुणा भुजा, या भुजा का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 400।
तो भुजा कितनी आ जाएगी हमारे पास 20, ठीक है ना। भुजा 20 आ जाएगी तो उस हिसाब से हम क्या कर लेंगे, फिर इसका खर्च निकाल लेंगे। एक भुजा हमारे पास 20 है तो परिमाप कितना आ गया हमारे पास 80 आ जाएगा, 80 मीटर इसका आ जाएगा और उस हिसाब से हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है ना बच्चों। और एग्जांपल हमारे पास आ जाते हैं, मान लो रेखागणित के अंतर्गत कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं, इसको सिद्ध करो, ठीक है ना। मतलब समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या है, आपस में क्या होते हैं, समद्विभाजित होते हैं, इस बात को सिद्ध करो। तो हमारे पास दिया क्या क्या गया है, यहाँ पर पैरेललोग्राम दी गई है एक तो, समांतर चतुर्भुज, और क्या दिए गए हैं, इसके विकर्ण हैं दो। मान लो हमारे पास ये समानांतर चतुर्भुज है और इसके दो विकर्ण दिए गए हैं जो आपस में यहाँ पर O पर कट रहे हैं। तो मतलब क्या है, कहना है कि जो ये विकर्ण है, दोनों विकर्ण हैं, ये आपस में क्या है, समद्विभाजित कर रहे हैं। मतलब ये जो हिस्सा है इस हिस्से के बराबर है, ये इसको प्रूव करो। इसका हम पहले सबसे पहले हम इसका नाम देंगे ABCD और इसको मान लो हम O दे दिया, ठीक है ना। तो हमें प्रूव क्या करना है, AO = OC, ठीक है, ये हमने प्रूव करना है, मतलब समद्विभाजित कर रहे हैं ये विकर्ण। तो इसको हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं, इसको हम ऐसे सिद्ध कर सकते हैं कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि इसमें एनालिटिकली सोचेंगे क्या हो सकता है। जो ये दो त्रिभुज बन रही हमारे पास, AOB त्रिभुज, AOB एंड त्रिभुज DOC, अगर ये दोनों त्रिभुजें कॉन्ग्रुएंट सिद्ध हो जाती हैं, सर्वांगसम सिद्ध हो जाती हैं, तो क्या कह सकते हैं हम कि ये जो भुजाएं हैं क्या है, दोनों बराबर हैं। अगर भुजाएं दोनों बराबर होगी तो क्या हो गया, मतलब विकर्ण भी इसके क्या हो गया, समद्विभाजित हो जाते हैं। सर्वांगसम की जो एक्सियम होते हैं हमारे पास, उसको हम चेक करेंगे कि हम एंगल, साइड एंगल से इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एंगल हमारे पास, ये क्या बन जाता है हमारे पास, अल्टरनेट एंगल बन जाएगा। और ये जो एंगल क्या बन जाता है हमारे पास, अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख एंगल ये बन जाता है। तो दो एंगल क्या हो गए हमारे पास, ये वाले क्या हो गए, बराबर हो गए, और ये वाला भी क्या बराबर हो जाता है। अब हमारे पास भुजा की बात आती है, और भुजा हम आप इसको ले सकते हैं, ये वाली और ये वाली, क्योंकि क्या है हमारे पास दिया गया है कि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है ना, ऑलरेडी गिवन दिस इज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की क्या होगी, भुजाएं क्या होगी, पैरेललोग्राम की भुजा क्या होगी, ये वाली और ये वाली क्या होगी, ऑटोमेटिकली होगी बराबर हो जाती है। तो क्या हो गया हमारे पास, ये वाली एक्सियम कॉन्ग्रुएंसी की एंगल, साइड एंगल क्या हो जाती है, प्रूव हो जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो त्रिभुजें हैं, ये वाली और ये वाली, ये क्या है हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट हैं ईच अदर। तो हम सिद्ध कर सकते हैं कि जो विकर्ण है इसके, जो O पॉइंट पर जो विकर्ण काट रहे हैं, ये क्या है, दोनों आपस में बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है या समद्विभाजित करता है इनके विकर्णों को, ठीक है ना। तो हम ऐसे इसको प्रूव कर सकते हैं। तो बच्चों आगे अब आता है इसका मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या है। मेरिट्स ऑफ एनालिटिक्स मेथड, सबसे पहले है कि इस विधि से बच्चे को क्या मिलती है, परमानेंट नॉलेज, स्थायी ज्ञान इस विधि से मिलता है। फिर है इट लीव्स नो डाउट इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट, मतलब कहने का है कि इस विधि से अगर हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे के मन में कोई भी डाउट नहीं रह पाता, उसकी कोई गुंजाइश नहीं होती। फिर है छात्रों में डिस्कवरी, खोज करने की प्रवृत्ति क्या होती है, बढ़ती है। इट डेवलप्स ओरिजिनलिटी एंड क्रिएटिविटी among the students. It is logical in nature. और बच्चे समस्या समाधान करने में इस विधि से क्या हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं, क्योंकि एनालिटिकली सोचेंगे कि समस्या का निदान कैसे होगा, उसको विश्लेषित करेंगे अच्छी तरीके से। तो इसलिए समस्या समाधान
की तरफ बच्चे क्या होते हैं, अग्रसर होते हैं। तो ये आती है बच्चों इसकी मेरिट्स। डीमेरिट्स हैं बच्चों इसकी। सबसे पहले है इट इज लेंथी एंड टाइम कंज्यूमिंग, मतलब कि बच्चे अगर इस विधि से कार्य करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा करने के लिए। और सेकंड है यह स्मॉल चिल्ड्रन के लिए उपयोगी नहीं है, मतलब छोटे बच्चों के लिए यह विधि क्या है, उपयोगी नहीं है। फिर है बिलो एवरेज, जो बच्चे थोड़े औसत बुद्धि से कम बुद्धि वाले होते हैं उन बच्चों के लिए भी यह विधि क्या है, उपयोगी विधि नहीं है। और है कि मैथमेटिक्स के ऑल कॉन्सेप्ट, ऑल सब टॉपिक इस विधि से हल नहीं किए जा सकते। एंड बुक्स आर नॉट अवेलेबल इन एनालिटिकल फॉर्म्स, और बुक्स की जो संरचना की गई है वो भी एनालिटिकल लाइंस में नहीं मिलती हमारे पास। तो ये बचती है बच्चों इसकी ड्रॉबैक्स बन जाती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। ये था हमारा आज का टॉपिक एनालिटिक मेथड। कल हम इसका जो साथ वाला मेथड है, कंप्लीमेंट्री मेथड है, इसका सिंथेटिक मेथड, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।